हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। यूनिक क्लासेस लखनऊ अब आपके लिए एक नई पहल लेकर आया है। यहाँ पर हम आपको जो करंट मुद्दे हैं, जो स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, और वे मुद्दे कैसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उन मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे। और उस मुद्दे से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है, स्पेशली आपके पीसीएस मेंस में जो कि जून में होने वाला है, एंड आईएएस मेंस में, राइट। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है, राइट। आइए हम आपको बताते हैं कि किस मुद्दे पर आपको आज हम डिस्कशन करेंगे, और ये मुद्दा आपके किस पेपर से रिलेटेड है। यह मुद्दा जो है, पहले आपको हम बताते हैं क्या टॉपिक है। अभी क्या है, तमिलनाडु सरकार और वहाँ के राज्यपाल श्री RN रवि, इनके बीच एक विवाद हुआ है। विवाद का बैकग्राउंड क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने 10 बिल पास किए हैं। कितने? 10 बिल्स पास किए हैं। और ये बिल का क्या उद्देश्य है कि ये बिल क्या करेंगे कि जो वहाँ के राज्यपाल, जिनके पास स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती हैं, उन पे वहाँ के वाइस चांसलर नियुक्त करने का उनको राइट होता है। तो तमिलनाडु सरकार ये राइट उनसे लेकर, तमिलनाडु सरकार चाहती कि वो खुद नियुक्त करे, और इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, 10 बिल्स पास किए हैं, ताकि वो पावर राज्यपाल से कहाँ पे आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाए। तो तब सरकार ने ये बिल पास किए, और पास करने के बाद राज्यपाल के पास भेजे, तो रूल क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट, यानी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब ये बिल पास करते तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है। तो राज्यपाल, एक ऑप्शन होता है कि राज्यपाल उसको क्या करे, सहमत दे दे। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो राज्यपाल उसको असहमत कर दे और वापस भेज दे कि आप इसमें संशोधन करो। तीसरा होता है कि राज्यपाल क्या करे, उसको राष्ट्रपति के पास भेज दे। अच्छा, इन सब में क्या एक चीज़ है कि टाइम लिमिट नहीं है कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बिल पास करके दिया, अब वो राज्यपाल कितने दिनों में वापस करे, ऐसा कोई टाइम लाइन नहीं है। केवल मनी बिल से रिलेटेड है कि 14 दिन में वो होना चाहिए। तो तमिलनाडु सरकार के राज्यपाल ने क्या किया, एक तो डिले किया अपनी सहमति और असहमति देने में। उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने वापस भेज दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से उस बिल को पास किया, तो उसको अनुमोदित करने के बजाय, उस पर मोहर लगाने के बजाय उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मस्ट गाइड कंडक्ट ऑफ गवर्नर, यानी जो हमारा सहकारी संघवाद है, वो गवर्नर का बिहेवियर को अवश्य एड्रेस करेगा कि एक गवर्नर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी डिस्कस इस टॉपिक। ये आप टॉपिक समझ गए क्या विवाद था, आपको केस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी बिल, अगर सरकार बिल पास करके राज्यपाल को भेजती है, राज्यपाल उसे पुनः सरकार के पास भेज देता है कि इसमें संशोधन कीजिए, और उसके बाद क्या करता है, गवर्नमेंट जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो पुनः उस बिल को फिर से पास करके राज्यपाल के पास भेजती है, तो वो माने जाएंगे कि वो कानून बन चुके हैं, राइट। ये है रीपास बिल क्या होने चाहिए, उनको एसेंट मिलनी चाहिए, उनको क्या मिलनी चाहिए, सहमत मिलनी चाहिए। और राष्ट्रपति के पास अगर आप बिल को भेजते हो, गवर्नर रिफर टू प्रेसिडेंट, ये नॉन बोनाफाइड का मतलब है कि नॉट ऑनेस्ट, कि आप ईमानदार नहीं हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के बारे में कुछ कहा है इस विवाद पे कि उन्होंने जो राष्ट्रपति के पास बिल भेज दिया, पहला ऑब्जर्वेशन दिया था कि गवर्नर साहब का जो बिहेवियर है नॉन बोनाफाइड है, मतलब वो ईमानदार नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि आर्बिट्री है, मतलब मनमाना है, जो मर्जी वो कर रहे हैं। तीसरा है ऑब्जर्वेशन नॉन ईस्ट का मतलब होता है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, उन्होंने जो किया ये अब तक हुआ नहीं, ऐसा हो एग्जिस्ट नहीं करता। और अगला है इरनियस इन लॉ, यानी लॉ की दृष्टि से ये क्या है, गलत है, राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी राज्यपाल के बारे में ऐसा बोलता है, तो उस राज्यपाल का क्या होना चाहिए, इस्तीफे हो जाना चाहिए। लेकिन हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। अब हम ये देखेंगे
क्योंकि अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप ईमानदार नहीं हैं, आप मनमानी तरीके से काम करते हैं, आप कानून का गलत उपयोग करते हैं, तो आपको कोई राइट नहीं होता कि आप उस पद पे रहें, राइट। अब देखिए कि राज्यपाल महोदय ऐसा कर क्यों रहे हैं। सिनेरियो क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है कि तमिलनाडु में जो सरकार है किसकी, डीएमके की, सेंटर में सरकार किसकी है, बीजेपी की। बोथ जो गवर्नमेंट हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप ये जानते हैं कि सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट होती है वो स्टेट में राज्यपाल नियुक्त करता है, राइट। अब जो कि राज्यपाल महोदय सेंट्रल से भेजे गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, जानबूझकर उन बिल को रोक रहे हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम ना कर पाए, राइट। इससे क्या होगा, पब्लिक में क्या होगा, पब्लिक इससे नाराज़ होगी, तो इससे सरकार क्या होगी, अस्थिर हो सकती है। तो राज्यपाल महोदय सरकार के एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और ये चीज़ आज से नहीं होता, हमेशा होता। जिसकी सरकार होती है सेंट्रल में उसी का राज्यपाल होता है। अगर अपोजिट गवर्नमेंट होती है तो फिर वो विपक्ष के नेता की तरह व्यवहार करते हैं। अब इस जो वर्डिक्ट आया है इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट ये है कि इसने क्लियर टाइमलाइन निर्धारित किया कि गवर्नर साहब जो बिल हैं उस पर एक निश्चित समय के अंतराल वो अपनी सहमत या असहमति दें, राइट। दूसरा क्या है, इससे क्या होगा, जो डिले होता है कानून बनाने में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वर्डिक्ट का ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो वर्डिक्ट है सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं है, हर स्टेट के लिए है, राइट। और क्या है कि जो इस वर्डिक्ट ने ये बताया कि जो राजभवन है, मतलब राज्यपाल का जो घर है, उसका काम क्या है, उसका काम वो होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, यानी वो पारदर्शी के साथ काम करे, अकाउंटेबिलिटी, यानी वो जिम्मेदार हो, राइट, राज्य के प्रति, ना कि वो सेंट्रल के प्रति जिम्मेदार हो। अब इससे होगा क्या, हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद, इससे मजबूत होगा, राइट। और क्या होगा, इससे क्या होगा, और जो ये जजमेंट क्या किया कि सेंटर और स्टेट के बीच क्या होना चाहिए, संबंध सामंजस्य वाले संबंध होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंट्रल अपने आप को बड़ा समझे और स्टेट को वो छोटा समझे, यानी हायरार्की जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, राइट। ये निर्णय ने क्या किया, इस निर्णय ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, यानी उसने राज्य की जो प्रशासनिक स्वतंत्रता है उसको क्या किया, इंक्रीज किया, राइट। और ये इंश्योर किया कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इनफैक्ट राज्यपाल, वो राज्य की प्रशासनिक जो ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राइट। अब इस बिल का असर क्या होगा तमिलनाडु पे, क्या होगा कि तमिलनाडु में क्या है कि 12 जो वाइस चांसलर की नियुक्ति है वो अब स्टेट गवर्नमेंट कर सकेगी। आपको पता है कि जो हर स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसका चांसलर कौन होता है, गवर्नर होता है, और गवर्नर वाइस चांसलर नियुक्त करता है। अब क्या होगा, तमिलनाडु सरकार नियुक्त करेगी, उसके लिए रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब आप वाइस चांसलर की नियुक्ति करेंगे तो वो किसके बेस पे होनी चाहिए, मेरिट के बेस पे होनी चाहिए। और किस पे बेस होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस के बेस पे होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। यानी आप जब भी नियुक्त करेंगे तो उसमें ईमानदारी रखेंगे, उसमें आप योग्य लोगों को रखेंगे, दक्ष लोगों को रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप भी अपने पॉलिटिकल लोगों को वहाँ पर बैठा दें, क्योंकि इसके पहले ऐसे केसेस लग चुके हैं, राइट। मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको ये अधिकार दिया जाता है, लेकिन आप जो भी नियुक्ति करेंगे वो मेरिट के बेस पे करेंगे, कॉम्पिटेंस के बेस पे करेंगे और इंटीग्रिटी यानी उसमें ईमानदारी पूर्वक करेंगे, राइट। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या हुई। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक लीगल माइलस्टोन की दृष्टि से हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, एज ए स्टेट में फ्रेंड का तरह होना चाहिए, एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। फिलॉसफर, हमारा गवर्नर क्या होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, और गाइड, मार्गदर्शक होना चाहिए। यानी गवर्नर का काम है कि जो स्टेट कैबिनेट है उसके साथ उसका मित्रवत व्यवहार हो, दार्शनिकता झलके उसमें, उसके व्यवहार में, और मार्गदर्शक का काम करे, ना कि एक इम्पॉर्टेंट है, ना कि
पॉलिटिकल वेपन ऑफ सेंटर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि राज्यपाल जो है एक राजनीतिक हथियार के तौर पर ना काम करे, सेंटर के लिए वो काम ना करे, जबकि वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करे, स्टेट गवर्नमेंट को मदद करे अपने अनुभवों के साथ, राइट। अब देखिए इससे क्या होगा, इस जजमेंट से क्या फ़ायदे और होंगे। इससे हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगी, स्टेट और सेंटर के रिलेशन क्या होंगे, बेहतर होंगे। भले ही सेंटर में दूसरी सरकार है, स्टेट में दूसरी सरकार है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो। दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। दोनों के जो रोल हैं वो डिफाइन किए गए हैं और गवर्नर का भी रोल डिफाइन किया गया है। तो ये ओवरऑल हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि ये टॉपिक आपके किस पेपर में इम्पॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 क्या होता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं कि इस टॉपिक से क्या मॉडल पेपर बन सकता है। वो है, क्वेश्चन है कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। और क्या करना है, हाउ डज जुडिशियल इंटरवेंशन स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। ये आपको करना है। हमने आपके लिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ये आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे खास बात है कि हमने आपके लिए हिंदी में भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, राइट। तो यहाँ पर चाहे आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए क्वेश्चन आपके लिए है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस डिस्कशन से अपनी तैयारी में इजाफा कीजिए, राइट। हमारा उद्देश्य है कि आपको ऑफिसर बनाना। कैसे यूनिक क्लासेस लखनऊ आपकी इस यात्रा में, ऑफिसर बनने की यात्रा में मददगार हो सकती है, यही हमारा उद्देश्य है। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, राइट।